हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने भारत में डेनिस का आगमन देखा था। आज हम देखने वाले हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। इनकी उपस्थिति भारत में मुख्य रूप से 1668 से लेकर 1954 के बीच में थी, तब तक रही। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों के आने के क्या क्या उद्देश्य थे। इनका भी वही था, मसालों और कपड़ों का व्यापार, पुर्तगाली और डच प्रभाव को कम करना, अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला करना और साम्राज्यिक विस्तार, ये बात का उद्देश्य था। मसालों और कपड़ों का व्यापार, जैसे डच और अंग्रेजों की तरह ही ये भारत के कीमती मसाले और कपड़ों जैसे रेशम के कपड़े, सूती कपड़े और नील के व्यापार से भी मुनाफा कमाना चाहती थी। दूसरा, पुर्तगाली और डच प्रभाव को कम करना। उस समय पुर्तगाली और डच व्यापारियों का दबदबा था और फ्रांस और कहाँ पर था, यूरोपीय बाजारों में उनका दबदबा था। फ्रांस के राजा जो थे लुई 14वीं, वो भी अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत उनकी कंपनी को भेजा था। क्या था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला, मतलब यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कट्टर दुश्मन थे। जब अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मुनाफा कमाना शुरू किया तो फ्रांसीसी भी उन्हें टक्कर देने के लिए और भारतीय बाजार पर नियंत्रण पाने के लिए भारत आए। और साम्राज्य विस्तार, जो कि उनका बाद का उद्देश्य था। पहले वो भी व्यापार करने ही आए थे। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन जब जोसेफ फ्रांसिस दुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वो गवर्नर बनकर आए, तब उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का राजनीतिक उद्देश्य बनाया। तो परीक्षा में उपयोग हो ऐसे हम केवल 4 व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी व्यक्तित्व, जिनमें सबसे पहले लिखेंगे जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट, तीसरा फ्रैंकोइस कैरन, तीसरा फ्रैंकोइस मार्टिन और जोसेफ फ्रांसिस टुप्ले। इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। ये कौन थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे और भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक साम्राज्य की इन्होंने नींव रखी थी। तो ये कौन थे? कोलबर्ट फ्रांस के सबसे शक्तिशाली सम्राट राजा लुई 14 के प्रसिद्ध और कुशल वित्त मंत्री थे और इनका मुख्य कार्य था 1664 में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना था। इनका ऐतिहासिक महत्व, सबसे पहले तो ब्रिटिश कंपनी के विपरीत इनके द्वारा बनाई गई जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो पूरी तरह सरकारी स्वामित्व थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे थी? निजी कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी। इनका पूरा खर्च और फैसला फ्रांस की सरकार और कोलबर्ट खुद उठाती थी। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो कोलबर्ट खुद कभी भारत तो नहीं आए, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियाँ और दूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी बेड़े भारत पहुंचे। उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने आगे चलकर सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली और पुदुचेरी को फ्रांसीसियों का मुख्य घर भी बनाया। ये था जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के बारे में। अब देखते हैं फ्रैंकोइस कैरन। ये कौन थे? भारत में पहले फ्रांसीसी फैक्ट्री के संस्थापक थे और मुगल दरबार के व्यापारिक अधिकार पाने वाले पहले फ्रांसीसी डायरेक्टर। तो ये एक्चुअली में फ्रांसीसी मूल के थे। लंबे समय तक इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था, लेकिन बाद में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने उनकी व्यापारिक कुशलता को देखते हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्हें पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। डायरेक्टर जनरल कौन होते थे? मुख्य अधिकारी, महानिदेशक। जैसे कि अभी जैसे हम सीईओ को देखते हैं, वैसे ये भी उस समय सबसे मेन बॉस होते थे। ये मुख्य कर्ता धर्ता होते थे, पूरे कंपनी का नेतृत्व ये करते थे और राजा या फिर सरकार के प्रतिनिधि होते थे। तो इन्होंने भारत की तरफ सबसे पहला अभियान मार्च 1667 में सबसे बड़े फ्रांसीसी व्यापारी जहाजी बेड़े के साथ कमांडर बनकर
फ्रांस से वे भारत के लिए रवाना हुए। उनके साथ पारसी व्यापारी मरकारा भी शामिल थे और इनका सबसे मुख्य कार्य ये था कि 1667 में उन्होंने भारत के सूरत बंदरगाह पर कड़ी मेहनत के बाद 1668 में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री मतलब व्यापारिक कोठी स्थापित की। और इनका दो महत्व है, एक तो ये मुगल सम्राट और मुगल अधिकारियों से अनुमति लिए थे और उनके साथी जो मरकारा थे वो गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त किए थे। इसी के दम पर कैरन ने 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री खोली थी। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली थी 1668 में और 1669 में कैरन ने मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री खोली थी। और इन्हीं की यात्रा और सूझबूझ से ही भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक खाता खुला। और अगर कैरन सूरत और मछलीपट्टनम में मजबूत आधार तैयार नहीं करते तो आगे चलकर पुद्दुचेरी जैसा बड़ा फ्रांसीसी गढ़ बनना असंभव था। ये थे फ्रांसीसी फैक्ट्री के संस्थापक, ठीक है, भारत में। अब देखते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन। ये थे पुद्दुचेरी के वास्तविक संस्थापक जिन्होंने पुद्दुचेरी की स्थापना मतलब इसकी स्थापना की थी और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के प्रथम गवर्नर यानी वही राजा के प्रतिनिधि। ये कौन थे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बेहद कुशल और दूरदर्शी अधिकारी। फ्रैंकोइस कैरन के बाद इन्हें भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्य कर्ता धर्ता बनाया था। तो इनका सबसे मुख्य कार्य था, इन्होंने पुद्दुचेरी की स्थापना की थी 1673 से 74 तक। 1673 से 1674 में वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा तटीय गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने अपनी सूझबूझ से इस गांव को एक भव्य व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जिसे आज हम पुद्दुचेरी के नाम से जानते हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ये प्रथम गवर्नर थी भारत में। फ्रैंकोइस मार्टिन पुद्दुचेरी के पहले फ्रांसीसी गवर्नर बने। इन्होंने पुद्दुचेरी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां फोर्ट लुई नामक एक अभेद्य किले का निर्माण किया जो आगे चलकर भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय बना। और ये सच्चे संस्थापक और कूटनीति मतलब इतिहासकार मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते थे। जब डचों ने पुद्दुचेरी पर कब्जा कर लिया था तब मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और 1697 की रिजविक की संधि के बाद इसे वापस हासिल किया और पहले से ही अधिक समृद्ध बनाया। रिजविक संधि क्यों हुई थी? क्योंकि इसके पहले 9 साल से एक भयानक युद्ध चल रहा था। किन किन के बीच में? फ्रांस और कई अन्य देश, डच, अंग्रेज, स्पेन, इन सब के बीच 9 साल से एक युद्ध चल रहा था जिसे हम ग्रैंड अलायंस का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता हुआ जिसे रिजविक संधि कहा गया। तो युद्ध में क्या हुआ था? 1693 में यूरोप में दुश्मनी के कारण भारत में जो डच थे, डचों ने फ्रांसीसियों के मुख्य केंद्र पुद्दुचेरी पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और जो फ्रैंकोइस मार्टिन है उसे पुद्दुचेरी छोड़ना पड़ा था। लेकिन 1697 में जब रिजविक संधि हुआ तब इस संधि के तहत डचों ने पुद्दुचेरी वापस फ्रांसीसियों को सौंप दिया और इसके बाद फ्रांसीसियों ने पुद्दुचेरी को मुख्यालय बनाया और उसे और समृद्ध किया। इससे भारत में उनका साम्राज्य और मजबूत हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले की तरफ। ये कौन थे? सहायक संधि के वास्तविक जन्मदाता और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। तो ये कौन थे? डुप्ले भारत में फ्रांसीसी इतिहास के सबसे चतुर, कूटनीतिज्ञ और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल थे। वे 1742 में पुद्दुचेरी के गवर्नर बनकर भारत आए और उन्होंने फ्रांसीसी शक्ति को अपने चरम पर पहुंचाया था। इन्हें सहायक संधि का जनक कहा जाता है।
भारत में भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उनके खर्च पर अपनी सेना उनके दरबार में रखने की नीति, जिसे सहायक संधि कहते हैं, उसे सबसे पहले दुप्ले ने ही शुरू की थी। बाद में अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेजों के जो लॉर्ड वेलेजली थे, इन्होंने उसी नीति को बड़े पैमाने पर चुराकर भारत पर कब्जा किया। इनका महत्व क्यों है? कर्नाटक युद्ध और सैन्य श्रेष्ठता, मतलब दुप्ले ने प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने सेंट थॉमे के युद्ध में मुगल नवाब अनवरुद्दीन की एक विशाल सेना को अपनी छोटी सी अनुशासित फ्रांसीसी सेना से हराकर यह साबित कर दिया कि यूरोपीय युद्ध तकनीक भारतीय सेनाओं से बहुत आगे है। और एक महत्व था कि दुप्ले भारत के पहले यूरोपीय किंग मेकर बने। उन्होंने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहब को अपनी सैन्य ताकत के दम पर गद्दी पर बैठाया, जिसके बदले में फ्रांसीसी कंपनी को विशाल क्षेत्र और धन प्राप्त हुआ। लेकिन फ्रांस सरकार की एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने दुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। दुप्ले की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और युद्धों के भारी खर्च से घबराकर फ्रांस की सरकार ने 1754 में उन्हें वापस फ्रांस बुला लिया। इतिहासकारों का मानना है कि दुप्ले को वापस बुलाना फ्रांस सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, जिसने भारत में फ्रांसीसियों की हार और अंग्रेजों की जीत का रास्ता साफ कर दिया। तो ये थे चार जिनके बारे में पढ़ा हमने। अब हम देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या क्या थे। एक सबसे पहला जो था वो था सूरत। 1668 में इसकी स्थापना हुई। यह भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री थी। इसे फ्रैंकोइस कैरन द्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में स्थापित किया गया था। और यहाँ से क्या निर्यात होता था? सूती कपड़े और नील मुख्य रूप से ये निर्यात होती थी। दूसरा मसूलीपट्टनम में 1669 में, ये भी कौन है? फ्रैंकोइस कैरन द्वारा स्थापित था। ये दूसरा फैक्ट्री था। इसके लिए फ्रांसीसी अधिकारी मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से व्यापारिक अधिकार पत्र फरमान प्राप्त किया था। और यहाँ से क्या निर्यात करते थे वे? छपाई वाली छींट के कपड़े। फिर तीसरा जो कि मुख्यालय बना या फिर हेडक्वार्टर बना, वो था पुदुचेरी। 1674 में भारत में फ्रांसीसियों का सबसे बड़ा और मुख्य प्रशासनिक केंद्र था। इसकी स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी, जिन्होंने यहाँ सुरक्षा के लिए फोर्ट लुई किला बनवाया था। यह क्षेत्र 1954 तक फ्रांसीसियों के पास रहा। फिर चंद्रनगर 1690 से 1692 के बीच में, यह बंगाल में फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बस्ती थी। इसे बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से जमीन प्राप्त करके बसाया गया था। यहाँ फ्रांसीसियों ने फोर्ट ऑर्लियंस किले का निर्माण किया था। और तीन थे माहे, कराईकल और यानम। माहे 1724 में, कराईकल 1739 में और यानम 1731 में इसकी स्थापना हुई थी। और इन केंद्रों की स्थापना के बाद फ्रांसीसियों का व्यापार भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर मजबूत हो गया। आज भी ये क्षेत्र पुदुचेरी के साथ मिलकर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने अभी पढ़ा व्यापारिक केंद्र। अब हम देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का ऐतिहासिक प्रभाव क्या था और उनका देन क्या हुआ। सबसे पहला तो आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण। भारतीय सैनिकों को पहली बार यूरोपीय अनुशासन, आधुनिक तोपखाने और पैदल सेना का कड़ा प्रशिक्षण दिया। सबसे पहली बात, फ्रांसीसियों से पहले जो भारतीय राजाओं की सेना थी वो संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें अनुशासन और आधुनिक युद्ध कौशल की कमी थी। फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले ने पहली बार भारतीय युवाओं को अपनी सेना में भर्ती किया, यूरोपीय सेना की तरह खाकी वर्दी दी, अनुशासित रहना सिखाया और आधुनिक बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी। तो इस प्रकार उन्होंने 500 अनुशासित और
आधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों की टुकड़ी और से पारंपरिक हथियार वाले राजाओं की 10,000 की जो सेना थी उस पर वो एकदम छोटी सी सेना भारी पड़ गई और आगे चलकर अंग्रेजों ने यही फ्रांसीसियों की इसी सिपाही मॉडल को पूरी तरह से कॉपी कर एक विशाल भारतीय सेना खड़ी की थी। सहायक संधि की नींव। राजाओं के खर्च पर सेना रखने की नीति सबसे पहले दुप्ले ने शुरू की थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपनाया था। गवर्नर जो दुप्ले थे, इन्हें सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता था। दुप्ले ने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के आंतरिक झगड़ों में दखल दिया। राजाओं से उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सेना हटाओ, हमारी आधुनिक फ्रांसीसी सेना आपके दरबार में रखो। इसका पूरा खर्च या तो नकद या जमीन दोनों रूप में आप उठाओगे और यह सेना आपकी रक्षा करेगी। इसका प्रभाव ये हुआ कि इस नीति से फ्रांसीसियों को बिना एक भी रुपया खर्च किए मुफ्त में एक बड़ी सेना मिल गई और भारतीय राजा उन पर पूरी तरह निर्भर हो गए। बाद में अंग्रेजों ने इसी फ्रांसीसी आइडिया को बड़े पैमाने पर अपनाकर पूरे भारत को गुलाम बनाया। फिर शहरी नियोजन। पुद्दुचेरी को ग्रिड पैटर्न पर आधुनिक ढंग से बसाया, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो फ्रांसीसियों ने जब 1674 में पुद्दुचेरी को अपना मुख्यालय बनाया था, तो उन्होंने इसे पारंपरिक भारतीय कस्बों की तरह न बसाकर उन्होंने यूरोप के आधुनिक वास्तुकला के अनुसार ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल किया और पूरे शहर को चौकोर ब्लॉकों में बांट दिया और यहाँ की जो सड़कें थी वह बिल्कुल सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसके साथ ही उन्होंने शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम भी बनवाया था। और है अनूठी वास्तुकला। भारत को सुंदर फ्रेंच औपनिवेशिक वास्तुकला दी। पीले सफेद रंग का विला और बड़ी खिड़कियों वाली इमारतें इसकी पहचान बनी। मतलब फ्रांसीसियों ने भारत के तटीय जो वहाँ का क्लाइमेट था, कोस्टल क्लाइमेट, उसको देखते हुए एक विशेष प्रकार की वास्तुकला विकसित की। फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर। उन्होंने जो पुद्दुचेरी और बंगाल के चंद्रनगर में जो इमारतें बनाई थीं वो इसी के आधार पर बनाई थी। मतलब चटक पीला और सफ़ेद रंग की दीवारें थीं, बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और ऊंचे दरवाजे थे, ताकि समुद्र की जो ठंडी हवा है वो अंदर आ सके। खूबसूरत बगीचे थे और कंपाउंड वाला विला, मतलब चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ एक बड़ा और स्वतंत्र घर। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि यह वास्तुकला इतनी खूबसूरत और टिकाऊ थी कि आज सदियों बाद भी पुद्दुचेरी का जो फ्रेंच क्वार्टर है वो पूरी तरह सुरक्षित है और आज भी भारत में पर्यटन का स्थल बन चुका है और यहाँ पर सिर्फ फ्रांसीसी इमारतों को देखने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते हैं। और आखिरी उनका प्रभाव था सांस्कृतिक धरोहर। पुद्दुचेरी को फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की बनाया, जहां आज भी फ्रेंच भाषा, खान-पान और रहन-सहन की झलक मिलती है। मतलब अंग्रेज जब भारत से गए थे तो उन्होंने देश का विभाजन किया, लेकिन फ्रांसीसी जब 1954 में गए तो वे उनकी संस्कृति को भारत के साथ शांति से साझा किया। पुद्दुचेरी को फ्रांसीसी संस्कृति का खिड़की बना दिया। वहां पर उन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो दोनों देशों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान करता था। इसका प्रभाव ये पड़ा कि अभी भी पुद्दुचेरी में कई लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वहाँ का खान पान जैसे वहाँ पर अभी भी फ्रेंच पेस्ट्री और कैफे कल्चर अभी भी है, अस्तित्व में है। तो ये थे उनके प्रभाव और देन। अब आखिरी देखते हैं उनके पतन के कारण क्या क्या थी। सबसे पहले सरकारी कंपनी का होना। फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह सरकारी थी, जिससे हर फैसले के लिए फ्रांस के राजा की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट और स्वतंत्र थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी? निजी कंपनी थी, फैसले लेने का पूरा अधिकार था उन्हें। लेकिन इसके विपरीत फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी थी,
सारा खर्च फ्रांस के राजा लुई 14वीं और उनके मंत्री उठाते थे। और भारत में जो बैठे फ्रांसीसी अधिकारी हैं उनको हर छोटे बड़े फैसले, व्यापारिक बदलाव, युद्ध की अनुमति के लिए महीनों तक फ्रांस से आने वाले आदेशों का इंतजार करना पड़ता था। इसी लाल फिताशाही और भ्रष्टाचार ने फ्रांस को अंग्रेज से पीछे धकेल दिया। फिर देखते हैं डुप्ले को वापस बुलाना। इतिहासकार मानते हैं कि 1754 में सबसे चतुर गवर्नर डुप्ले को भारत से वापस फ्रांस बुलाना फ्रांसीसी सरकार की सबसे आत्मघाती मतलब बड़ी भूल साबित हुई। क्यों? क्योंकि डुप्ले भारतीय राजाओं की कमजोरी जान चुका था और कूटनीति में अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव से भी आगे था। लेकिन लगातार युद्ध और भारी खर्च से सरकार बहुत परेशान हो गई थी। 1754 में सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और इतिहासकार यही मानते हैं कि यदि डुप्ले भारत में रुक जाते तो अंग्रेजों के जगह भारत पर फ्रांसीसियों का राज होता। और तीसरा जो पतन का कारण था वो था नौसेना की कमजोरी। अंग्रेजों के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, जबकि फ्रांसीसी नौसेना कमजोर थी और युद्ध के समय सही रूप से उन्हें मदद नहीं कर पाती थी। तो क्या होता था, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और आधुनिक नौसेना थी। किसी भी औपनिवेशिक युद्ध को जीतने के लिए समुद्र पर नियंत्रण होना जरूरी था। लेकिन युद्ध में जब फ्रांसीसी सेना जमीन पर घिर जाती थी तो फ्रांसीसी नौसेना समय में उनका मदद नहीं कर पाती थी। वहीं ब्रिटिश नौसेना की अगर बात की जाए तो वो समुद्र के रास्ते तुरंत नए हथियार, सैनिक और भोजन मंगा लेती थी। फिर बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण। क्या हुआ? अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतकर समृद्ध बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे उनके पास असीमित धन और संसाधन आ गए, जबकि फ्रांसीसी आर्थिक रूप से कमजोर रह गए। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता था। उसमें भारत के सबसे अमीर और समृद्ध प्रांत बंगाल पर कब्जा किया और वहां उन्हें भारी मात्रा में लगान, असीमित धन और लाखों सैनिकों की भर्ती के लिए संसाधन मिल रहे थे। लेकिन फ्रांसीसियों के पास दक्षिण भारत में पुद्दुचेरी जैसी छोटी बस्तियां थीं। वे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे जितने अंग्रेज थे। और इसी प्रकार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो अंतिम युद्ध हुआ बंगाल में, उसमें अंग्रेजों को असीमित धन मिला, जिसने अंग्रेजों की जीत हुई, लेकिन फ्रांसीसी वित्तीय रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। और सबसे था आखिरी वांदीवास का युद्ध। इस निर्णायक युद्ध में 1760 में हुआ था। इस निर्णायक युद्ध में ब्रिटिश जनरल कूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को बुरी तरह हराया, जिसने भारत में फ्रांसीसियों का किस्मत का अंत कर दिया। अंतिम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तमिलनाडु के वांदीवास स्थान पर हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से था सर आयर कूट और फ्रांसीसियों की तरफ से थे काउंट दी लाली। इस युद्ध में बुरी तरह से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और इस युद्ध के बाद वह भारत में छोटे व्यापारी बनकर रह गई थी। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज का सारांश ये है कि हमने फ्रांसीसी भारत के आगमन और वो कब से कब तक थे इसके बारे में देखा। फ्रांसीसी भारत में मुख्य रूप से 1668 से 1954 तक लगभग 286 वर्ष तक रही थी। इनका मुख्य उद्देश्य शुरुआत में मसालों और कपड़ों का व्यापार करना था, जो बाद में साम्राज्य विस्तार की होड़ में बदल गया। हमने प्रमुख व्यक्तित्व देखे, जैसे कि कोलबर्ट, जो कि कंपनी के संस्थापक थी। कैरन, सूरत फैक्ट्री निर्माता, मतलब सबसे पहले फैक्ट्री, फ्रांसीसी फैक्ट्री के संस्थापक कैरन थे। मार्टिन, जो कि पुद्दुचेरी के जनक थे। और डुप्ले, एक चतुर गवर्नर। और देखिए प्रमुख केंद्र, सूरत सबसे पहली फैक्ट्री थी 1668 में और पुद्दुचेरी मुख्य हेडक्वार्टर बना 1674 में। फिर हमने देखा पतन का कारण, कंपनियों पर जरूरत से ज़्यादा सरकारी नियंत्रण, कमजोरी नौसेना और 1707 में वांदीवास युद्ध में अंग्रेजों से हार। और प्रभाव क्या था? भारत को सहायक संधि की सोच, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और पुद्दुचेरी जैसी खूबसूरत फ्रेंच वास्तुकला दी।
तो आज हमने ये सब देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक का युद्ध, जो मुख्य रूप से गवर्नर इस समय थे फ्रांसीसी के दुपले, उनके साथ अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज से पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन ये खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ये अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।